नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 49 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। यह आपके भूगोल के पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित है और ये आपकी 3 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय थार मरुस्थल। ठीक है, तो भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म और उष्ण मरुस्थल है। गर्म या उष्ण बेटा एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, आपको ये भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है। अब इसमें राजस्थान कौन सा है? वेरी गुड, ये राजस्थान है। ठीक है, इसी में जो है हमारा थार मरुस्थल स्थित है जो कि गर्म मरुस्थल है। आपको पता है ना, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। ठीक है, जैसे लेह लद्दाख जो है वो ठंडा मरुस्थल है और जो हमारा थार मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है। और ये आप देख सकते हो, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये इसके पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। बेटा, इस बात को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। ये एक रेगिस्तान का चित्र है। इसमें आपको ये जो टीले जैसे दिखाई दे रहे हैं रेत के, ठीक है, इनको हम बोलते हैं रेत के टिब्बे। अब तरंगित मैदान कैसा होता है रेगिस्तान का? देखो ये लहरें जैसी बन रही है ना, तो जो रेगिस्तान में जो मैदान होता है रेत का वो क्या होता है? तरंगित सा। तरंग का मतलब होता है लहर। आपने देखा ना समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, तो ऐसे देख रहे हो यहाँ पर रेत की लहरें जैसे दिख रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेत का जो ये तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। बेटा, जो 150 मिलीमीटर बारिश है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या रहती है, यहाँ की जलवायु शुष्क मतलब सूखी हुई जलवायु, बिल्कुल भी नमी नहीं होती यहाँ की जलवायु में। और अगर नमी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो क्या कोई पेड़ पौधा पनप पाएगा? नहीं। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ पर जो है नाम मात्र की जो है प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको कोई भी पेड़ पौधा नहीं दिखाई देता। ठीक है, और जो दिखते भी हैं वो क्या होते हैं? कटीली झाड़ियाँ होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। अब बेटा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल से मतलब यह है कि अगर हम दुनिया के अन्य मरुस्थलों से इसकी तुलना करें थार मरुस्थल की, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, इस मरुस्थल के अंदर ज़्यादा लोग जो है बसे हुए हैं, बाकी मरुस्थलों में जो है बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। अब आप कहोगे बेटा ये मेसोजोइक कल्प क्या होता है? तो बेटा, जो पृथ्वी है ना, उसके जो भूवैज्ञानिक इतिहास है, यानी उसकी भूमि से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये जो मेसोजोइक कल्प है इसको मध्यजीवी कल्प भी बोलते हैं। ये बीच वाला कल्प है। ठीक है, 3 है ना, उनमें से ये बीच वाला है। इससे पहले वाला था वो पुरातन जीवी कल्प था और इसके बाद वाले को हम नूतन जीवी कल्प कहते हैं। और जो ये मोजोजोइक कल्प है यानी मध्यजीवी कल्प है, ये आज से 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 6.6 करोड़ साल तक चला। ठीक है, और 25 करोड़ साल से पहले वाला क्या हो जाएगा? पूरा जीवी कल्प। और 6.6 करोड़ साल के बाद वाला जो है वो नूतन जीवी कल्प कहलाता है, जो अभी भी चल रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो मध्यजीवी कल्प है उसमें जो ये हमारा थार मरुस्थल है वो कहाँ था? समुद्र के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि यह कैसे पता चला कि ये मध्यजीवी कल्प में समुद्र के अंदर था? तो इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्री अवसादों और आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त प्रमाणों से होती है। बेटा, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। तो जब भी कोई जीव जो है मर जाते हैं तो उनका जो कुछ ना कुछ अवशेष जो है वो धरती में रह जाते हैं। जैसे कई जीव जो है किसी वजह से धरती में दब गए, है ना, चाहे पेड़ पौधे वो दब गए, तो जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब भूवैज्ञानिक जो उनको जब वो मिलते हैं फॉसिल, तो उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो है कब पाए जाते थे। ठीक है, इसके हिसाब से वो उसका पता लगाते हैं उस जगह का भी, ये जगह कितनी पुरानी हो सकती है। तो ऐसे उनको जैसलमेर में जो जीवाश्म मिले हैं उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि ये जीवाश्म तो समुद्र के अंदर के, ये जो सारे के सारे जीव हैं वो समुद्र के अंदर पाए जाते थे। और कितने साल पहले? आज से 25 करोड़ साल से 6.6 करोड़ साल के बीच में, यानी मध्यजीवी कल्प में। ठीक है, तो इसी से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो स्थान है ये पहले किसके अंदर था? समुद्र के अंदर। वुड फॉसिल की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आंकी गई है। अब ये ध्यान रखना बेटा कि
1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 180 मिलियन जो है वो कितना होगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, लगभग 18 करोड़ होता है। तो आप ये चेक कर लेना, ठीक है। तो यानी कि जो वहाँ पे वुड फॉसिल यानी कि जो लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं वो कितने साल पुराने? 18 करोड़ वर्ष। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। बेटा, अपर्दन का मतलब होता है कटाव। जैसे आप इसको उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे बहुत तेज बारिश के बाद जो क्या होता है, ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की, वो बह करके दूसरी जगह चली जाती है, वहाँ से तो मिट्टी चली जाती है ना, बह जाती है, तो उसको मिट्टी का कटाव बोलते हैं, अपर्दन। ऐसे पहाड़ों का भी कटाव होता है, ठीक है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। मरुस्थलीय भू आकृतियों से मतलब है मरुस्थल में पाई जाने वाली भू आकृतियां। उनमें से एक जो है, आप इसका चित्र देख सकते हो, ये मशरूम रॉक है। देखो, इस रॉक का जो आकार है मशरूम जैसा हो गया है, ठीक है। क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है तो लगातार जो है कटाव होता रहता है, उसकी वजह से ये जो इनकी स्थिति है वो इस तरह की हो जाती है, ठीक है, मशरूम जैसे बन जाते हैं। बरकान, बरकान मतलब अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार जो है बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, ठीक है। इसका जो चित्र है, पीछे मैंने आपको रेगिस्तान का चित्र दिखाया था, वहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग, जिसका ढाल कच्छ रण की ओर है। बेटा, आप सब बच्चे मुझे ये बताओगे कमेंट बॉक्स में कि जो कच्छ का रण है वो कहाँ पर है, क्योंकि जो ये थार मरुस्थल है ना, इसका कुछ हिस्सा जो है वो गुजरात में भी है और कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ निम्न वर्षा मतलब कम वर्षा और अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकृत और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। बेटा, सरल शब्दों में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। आपको पता है ये थार मरुस्थल में जो है वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ गर्मी बहुत होती है। इसकी वजह से क्या होता है, नदियों में पानी जो है वो लगातार तो आ नहीं पाता क्योंकि बारिश बहुत कम रहती है। उसके अलावा गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे नदियों का पानी सूख जाता है। और इसके अलावा जैसे आपको पता है ना, हिमालय पर्वत से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं वो 12 मासी होती है, क्योंकि हिमालय पर्वत पे हमेशा जो है क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है और वो बर्फ़ लगातार पिघलती रहती है और नदियों में पानी जो है लगातार बना रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हिम उद्गम तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर पानी कहाँ से आएगा, सिर्फ बारिश से। इसीलिए यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो मौसमी नदियाँ होती हैं, जिनमें सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी होता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रभावित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती है और सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है। पलाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं, ठीक है। लवणीय मतलब नमकीन झीलें होती हैं, इनका पानी जो है खारा होता है, जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ताप मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे क्या होता है, जो जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है। और इन सब के कारण ये वाला जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये जल अभाव वाला क्षेत्र होता है, यानी कि बहुत कम, जहाँ पे जल की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसा क्षेत्र होता है ये। अब है प्रश्न 1, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं? आप बेटा इसका जो उत्तर है वर्कशीट में से ही लिख लो, ठीक है। इसी में से आपका उसका उत्तर मिल जाएगा। कहाँ से शुरू होगा कि इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं, अर्थात इन नदियों में केवल
वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये उत्तर हो गया। अब है प्रश्न 2, पलाया से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर भी आपकी वर्कशीट में है। यहाँ से शुरू होगा। पलाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक आपका ये उत्तर नंबर 2 हो गया। अब है प्रश्न नंबर 3, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायु विशेषताएं बताइए। यानी हमें थार मरुस्थल की जो है जलवायु वाली विशेषताएं बतानी हैं। तो आप इसके उत्तर का पहला जो पॉइंट लिखोगे वो लिखोगे थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है पाई जाती शब्द नहीं लिखा है, आप शुष्क जलवायु के आगे पाई जाती है ऐड कर देना। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो आएगा इसमें, यहाँ की जलवायु उष्ण यानी कि गर्म होती है। अब है प्रश्न 4, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर भी आपकी वर्कशीट में बहुत छोटा सा, यहाँ से शुरू होगा। मशरूम रॉक, बालूका टिब्बे, बरकान, जूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। अब है प्रश्न नंबर 5 जो बहुत ही आसान है। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर तो वर्कशीट के शुरू में ही था। कौन से राज्य में है? वेरी गुड, राजस्थान राज्य में। अब है प्रश्न नंबर 6, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर भी आपकी वर्कशीट में है। आपका उत्तर यहाँ से शुरू होगा। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान की सिंध प्रांत की ओर है, और दूसरा है दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। बेटा अब आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है, इसको अपनी कॉपी में कीजिए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।